नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, सामान्य हिंदी के साथ साथ में अलंकार शास्त्र भी अपना चल रहा था। हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य दोनों में ही 8-8 अलंकार लगते हैं और ये 16 अलंकार कुल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, KVS, NVS, नेट, HM परीक्षा। तो विद्यार्थियों के साथ साथ में जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, उनको लाभकारी होने के साथ साथ में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनको भी ये लाभकारी है। तो अपने 9 अलंकार हो गए थे, पीछे अपनों ने किया था व्यतिरेक अलंकार, और आज बात करेंगे प्रतीप अलंकार के बारे में कि प्रतीप अलंकार है क्या। शुरू करते हैं। तो विषय है प्रतीप अलंकार। मित्रों, उपमा अलंकार आपने पढ़ा है, उसमें उपमान हमेशा श्रेष्ठ रहता है। उपमेय की श्रेष्ठता उसमें नहीं होती, समानता या तुलना की जाती है, लेकिन उपमान सदैव श्रेष्ठ रहता है, तभी उपमेय की तुलना होती है। लेकिन प्रतीप उपमा का उल्टा है साथियों। कैसे उल्टा है? तो इसका अर्थ, प्रतीप का अर्थ ही क्या होता है? उल्टा, या कह सकते हैं विपरीत। उल्टा या क्या कह सकते हैं? विपरीत कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को जिसके साथ तुलना करते हैं, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता दिखाई जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार होगा। परिभाषा लिख देता हूँ कि देखिए मित्रों, कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता दिखलाई जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। ये तो हो गई मित्रों परिभाषा। मतलब सीधी सीधी सी बात है, उपमेय की उत्कृष्टता ही सिद्ध की जाएगी। ठीक है। और ये मित्रों एक प्रकार से नहीं, 2-3 प्रकार से उपमेय की उत्कृष्टता सिद्ध की जाती है। तो मैं इसके भागों को मैं बता देता हूँ, एक एक उदाहरण भी साथ में बता देता हूँ, उदाहरण भी तैयार होते रहेंगे। तो सबसे पहले है उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान बनाकर। देखो मित्रों, एक कंडीशन तो ये है कि उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान बना दिया जाएगा। कैसे? देखिए, एक सखी है जो कहती है, उदाहरण देखिए इसका। एक सखी है जो कहती है
सखी, मयंक, तव, मुख, समसुंदर। सखी क्या कह रही है कि सखी कि अरे मित्राणी, मयंक मतलब चंद्रमा, मयंक का अर्थ क्या हो गया? चंद्रमा। तव का मतलब होता है तुम्हारे, मुख का मतलब चेहरा, सम मतलब समान, सुंदर, सुंदर का मतलब सुंदर। उपमा में अपनों ने क्या पढ़ा था? उपमा में अपनों ने पढ़ा था कि मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। भाई उपमा में क्या पढ़ा था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख यहाँ पे क्या है? उपमेय है। मुख क्या है? ये तो मित्रों 20 बार बता दिए है आपको। मुख क्या है? उपमेय है, जिसकी तुलना कर रहे हैं। और जो मयंक है वो क्या है? उपमान, जिसके साथ तुलना कर रहे हैं। ठीक है। उपमेय में क्या होता है कि उपमेय की उपमान के साथ तुलना करते हैं, तो क्या होना चाहिए था कि मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। लेकिन यहाँ देखो सखी, जो मयंक है वो तव मतलब तुम्हारे मुख के समान सुंदर है, कि सखी मयंक मतलब चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। अब देखो यहाँ उपमा में कहना था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन प्रतीप में अर्थात इस उदाहरण में कहा गया है कि हे सखी, हे सखी, चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। ये ध्यान से देख लें कि यहाँ उपमा में क्या होता है कि उपमेय की उपमान से तुलना होती है, तो क्या कहेंगे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मैंने कहा प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, लेकिन यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है कि हे सखी, मयंक है वह तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। अब चंद्रमा को तो वहाँ क्या बना दिया? उपमेय बना दिया। ये है तो उपमान ही, लेकिन मुख है उपमेय, उसको क्या कर दिया? श्रेष्ठ कर दिया कि भाई तेरा मुख है ना, उसके समान सुंदर है चंद्रमा। अरे मुख तो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। ये एक तरीके से अपमान कर दिया है उपमान का। अब दूसरा तरीका देखते हैं, समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका देखिए साथियों, उपमान को उपमेय की उपमा, उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताकर
एक ये हो गया मित्रों। अब इस तरीके में क्या होगा कि उपमान है उसको उपमेय के जो उपमा करते हैं उसके अयोग्य ही बता देंगे कि भाई जो उपमान है वो उपमेय के योग्य ही नहीं है। मान के चलिए उपमान चंद्रमा है, उपमेय मुख है, तो वो कह देंगे कि मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा फीका है, वो अयोग्य है, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती, उसकी उपमा हो ही नहीं सकती, उपमेय के उपमान दे ही नहीं सकते अपने। ठीक है, तो एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है सीय बदन, सीय बदन, सीय बदन हिमकर नाही, सम हिमकर नाही, सीय बदन सम हिमकर नाही। ये उदाहरण है मित्रों। अब इसको पहले समझ लो। सीय का अर्थ मतलब सीता जी, बदन मतलब क्या हो जाएगा, मुख, सम मतलब उपमावाचक शब्द हो गया, हिमकर का अर्थ हो गया चंद्रमा, हिमकर का अर्थ हो गया चंद्रमा, नाही मतलब नहीं है, मतलब अयोग्य दे दिया है। अब यहाँ पे सीता जी की जो संगिनी है वो सीता जी को कहती है कि सीता जी को देख के कहती है कि सीय बदन मतलब सीता जी का जो मुख है उसके समान हिमकर है ही नहीं। मतलब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो सीय मतलब सीता जी का मुख है, उसकी तुलना कर ही नहीं सकते, उसकी उपमा अपने दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा को क्या बता दिया है, सीता जी के मुख जो कि उपमेय है, हिमकर जो चंद्रमा उपमान है, उस उपमान को इस मुख बदन के सामने क्या कर दिया गया है, अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ हिमकर को सीय बदन की उपमा के अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ हिमकर को सीय बदन जो उपमेय है मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, उपमेय, और ये क्या है, उपमान। यहाँ हिमकर उपमान को सीय बदन उपमेय की उपमा के अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है। ये दो प्रकार हो गए मित्रों। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है उपमान को उपमेय के सामने अनावश्यक बताकर, अनावश्यक बताकर, मतलब जहाँ उपमेय कार्य कर रहा है वहाँ उपमान का कोई काम नहीं। जहाँ उपमेय का काम है, जहाँ आवश्यकता है, तो वहाँ पे उपमान चाहे कितना ही बड़ा हो उसे क्या कह दिया जाता है, भाई उपमेय काम है तो अनावश्यक है, चाहे कितना ही योग्य हो। तो इस प्रकार उसको अनावश्यक बताकर क्या कर दिया जाता है, अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, उपमेय को श्रेष्ठ साबित कर दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं एक अच्छा सा। उदाहरण है मुख आलोकित जग करे, कहो चंद के ही काम।
अब इसको ध्यान से देखिए कि नायिका का जो मुख है वो आलोकित मतलब प्रकाशित कर रहा है किसको, जग मतलब संसार को, करे मतलब कर रहा है कि नायिका का जो मुख है वो इस संसार को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो हे चंद कहो, हे चंद्रमा कहो के ही काम, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है। कैसे, यहाँ नायिका का मुख संसार को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए कवि ने चंद्रमा को कहा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। अर्थात चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं। ये लो मित्रों, आया होगा समझ में। मुख यहाँ पे क्या है, उपमेय, और उपमेय क्या कर रहा है, ये संसार को प्रकाशित कर रहा है, जबकि मुख पूरे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन चंद्रमा तो पूर्णिमा के दिन पूरे संसार को प्रकाशित करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा कह रहा है तुम्हारा यहाँ काम क्या काम है, तुम्हारे अंगने में मेरा क्या काम है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं। अगला है प्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कैसे, चंद्रमा आकाश में है और चंद्रमा को देख के कह रहा है कि अरे चंद्रमा तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारे सामने तो ये मुख भी क्या है, सुंदर है, तुम सुंदर नहीं हो, ये मुख सुंदर है। उदाहरण देख लेते हैं। काहे करत गुमान शशि, काहे करत गुमान शशि तव समान मुख मंजू। अब देखो कवि ने यहाँ पे क्या कहा है प्रत्यक्ष रूप में कि अरे चंद्रमा काहे मतलब क्यों, करत मतलब कर रहे हो, गुमान मतलब घमंड, हे शशि, शशि का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, चंद्रमा। शशि का अर्थ क्या हो गया, चंद्रमा। कि अरे चंद्रमा काहे करत, क्यों कर रहे हो गुमान, कि तुम घमंड क्यों कर रहे हो, तो समान, कि तुम्हारे समान ही जो यह मुख है वो क्या है, मंजू मतलब सुंदर है, मंजू मतलब सुंदर है। अब देख लो यहाँ पे शशि क्या है, उपमान, और मुख क्या है, उपमेय। ठीक है, तो कवि ने क्या कहा है कि अरे चंद्रमा आप क्यों घमंड करते हैं, क्योंकि मुख मतलब मुख क्या है यहाँ, उपमेय,
तुम्हारे समान ही सुंदर है। ये लो मित्रों, अब ये उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आसान सा है। बस उपमान के समक्ष उपमेय को क्या कर देना है, श्रेष्ठ साबित कर देना है। यही प्रतीप है, उपमा का उल्टा होता है। 4 इसमें कंडीशनें रहती है और प्रत्येक कंडीशन का मैंने उदाहरण आपको बता दिया है, अच्छे से देख लीजिए। और आज अपना एक अलंकार हो गया है, प्रतीप अलंकार, और नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे अगले अलंकार पे। तब तक के लिए साथ बने रहिए, अभ्यास पुस्तिका में नोट करते रहिए, ज्ञान का संचय करते रहिए, जिससे आपके लिए वो लाभकारी सिद्ध हो सके। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा आपसे आगे मिलने के वादे के तौर पे विदा चाहता है। तो जय हिंद, जय भारत।